पहलवानों के मामले में चल रहे दंगल के नए राउंड में बृजभूषण शरण सिंह बैकफुट पर दिख रहे हैं, क्योंकि आज एफआईआर की डिटेल्स भी सामने आ गई। और उधर बृजभूषण शरण सिंह 5 तारीख को जो शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे थे, उसका प्लान भी ऐसा लगता है जैसे डिरेल हो गया, क्योंकि पहलवानों के मामले में जिस तरह से खाप पंचायतें लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रही थी, दबाव बनाया जा रहा है, वैसी ही प्लानिंग बृजभूषण शरण सिंह ने भी की थी। मैंने आपको कल ही बताया था, जिसमें वो 5 जून को अयोध्या में रैली करने वाले थे। लेकिन अब बताया जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी रणनीति बदल दी है। शायद उन्हें लग गया कि शक्ति प्रदर्शन दिखाने से उनका उल्टा नुकसान हो सकता है, क्योंकि मामला कानूनी है, संवेदनशील है और पुलिस अब तक जांच में जुटी हुई है। इसलिए कोई रैली, कोई सभा या कोई सार्वजनिक तौर पर कोई जवाब देने में समझदारी नहीं है। शायद उनको ये लगा हो, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई मैं अब रैली नहीं करूंगा। बृजभूषण शरण सिंह बैकफुट पर इसलिए भी दिख रहे हैं क्योंकि आज पहली बार उनके खिलाफ एफआईआर की डिटेल सामने आई है। उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हुई है। एक एफआईआर तो नाबालिग के यौन शोषण से जुड़ी हुई है, दूसरी एफआईआर में कुछ और महिला पहलवानों के आरोप है। अब तक सबको पता था कि भाई एफआईआर हुई है, लेकिन जिन लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई, उन लोगों ने अपनी शिकायत में कहा क्या क्या, डिटेल बताई कि बृजभूषण शरण सिंह ने किया क्या, आरोप क्या लगाया, जिसे पुलिस को जांच में देखना है कि वो आरोप सही है या नहीं। आज पहली बार वो सामने आया है। पहले आपको नाबालिग के यौन शोषण से जुड़ी एफआईआर की डिटेल बताता हूं। नाबालिग के पिता ने एफआईआर में जो बताया है, उसके मुताबिक साल 2022 में रांची में नेशनल गेम्स हुआ था, जहां पीड़िता ने गोल्ड मेडल जीता। पीड़िता को बधाई देने और उसके साथ तस्वीर खिंचवाने के बहाने आरोपी बृजभूषण शरण सिंह ने पीड़िता को अपनी तरफ इतनी मजबूती से खींचा कि वो हिल भी नहीं पाई, कंधे पर हाथ लगाया और छाती को छुआ। ये पीड़िता उस नाबालिग के पिता ने आरोप में लिखवाया है एफआईआर में। पिता के मुताबिक पीड़िता को गलत तरीके से छूते हुए आरोपी बृजभूषण ने यह भी कहा कि तुम मुझे सपोर्ट करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, मेरे साथ कांटेक्ट में रहना। एफआईआर में आगे अपनी शिकायत में पीड़िता के पिता ने यह भी बताया कि रांची में हुई घटना के कुछ दिनों बाद आरोपी बृजभूषण ने पीड़िता को होटल में बुलाया और पीड़िता को अपनी तरफ खींचा और फोर्सफुली फिजिकल कांटेक्ट बनाने की कोशिश की। इस बात से घबराई पीड़िता बृजभूषण के कमरे से भाग गई। पीड़िता के पिता का यह भी आरोप है कि पीड़िता के विरोध की वजह से आरोपी बृजभूषण ने अपने पद का दुरुपयोग किया, नियमों की अनदेखी की, ताकि पीड़िता को खेलने से रोका जा सके। और उसकी भी डिटेल दी गई है कि कैसे पीड़िता को उस ग्रुप में डाल दिया गया जिसमें बड़े अच्छे रेसलर्स थे, मुश्किल उसका मुकाबला हो गया। अच्छा, ये भी कहा गया कि ऐसे मैचेस रखे गए जहां रेफरी जो है वो एक खिलाड़ी के प्रदेश से था, जो कि नियमों की अनदेखी थी। इस तरह के कुछ आरोप इस एफआईआर में लिखवाए गए। ये डिटेल पहली बार सामने आ रही है और इन्हीं डिटेल्स की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। बृजभूषण के खिलाफ दूसरी एफआईआर में कई दूसरी महिला पहलवानों के आरोप भी, इसकी भी डिटेल सामने आई है। जैसे एक पहलवान ने आरोप लगाया कि महिला पहलवानों को अकेले में बृजभूषण सिंह बुलाते थे और अजीब सवाल करते थे, सेक्सुअल फेवर के बदले ट्रीटमेंट का खर्चा उठाने की बातें किया करते थे। इसी तरह से एक और पहलवान ने बृजभूषण सिंह पर आरोप लगाया कि जब वो प्रैक्टिस कर रही थी तो उनकी टी-शर्ट के अंदर हाथ डाल दिया था बृजभूषण ने, पेट और सीने पर हाथ लगाया। बृजभूषण इस बहाने हाथ लगाते थे कि सांस चेक कर रहा हूं, ये रेसलर ने आरोप लगाया। जब धरने पर बैठी तो पीड़ित के पति को धमकी दी गई और अंजाम भुगतने की बात कही गई। तीसरी पहलवान ने एफआईआर में आरोप लगाया है कि चैंपियनशिप खत्म होने के बाद फोटो खिंचवाने के बहाने शरीर के पिछले हिस्से पर हाथ लगाया बृजभूषण शरण सिंह ने। एफआईआर में चौथी पहलवान का आरोप है कि सेक्सुअल फेवर मांगा गया, मतलब मेरे साथ फिजिकल संबंध बना लो। मना किया तो एक कंपटीशन के लिए वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया। पांचवी पहलवान का आरोप है कि उसके पास फोन नहीं था तो बृजभूषण उसकी मां के नंबर पर फोन करते थे, अजीब सवाल पूछते थे, अपने बारे में पूछते थे कि उन्हें वो कैसे लगते हैं, कुछ चाहिए तो बताना। इसके अलावा वर्कआउट सप्लीमेंट के बदले शारीरिक संबंध बनाने की मांग कर रहे थे। गोल्ड मेडल जीता तो होटल के कमरे में बुलाया और जबरदस्ती गले लगा लिया, यह भी एफआईआर में लिखवाया गया है।
छठे पहलवान ने आरोप लगाया कि वो एक होटल के रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी। बृजभूषण ने टी शर्ट में हाथ डाल दिया और हर जगह छुआ, फिर कहा सांस चेक कर रहा हूं। अपने ऑफिस में अकेले बुलाया, गलत तरीके से हाथ पैर को छुआ। वो पति के साथ आई थी, पति को ऑफिस के से बाहर कार में बैठने के लिए कहा। दोनों एफआईआर में जो भी आरोप लगाए गए हैं उन्हीं की जांच पुलिस अभी कर रही है और इसीलिए वक्त लग रहा है। और जो भी आरोप है वो 2012 से 2022 के बीच के, यानी 10 साल। तो पुलिस जो है वो 10 साल पीछे की चीजें खंगाल रही है। हालांकि इसमें से ज्यादातर आरोप 2018 के हैं, उसके लिए भी पुलिस को 5 साल पहले की चीजें खंगालनी पड़ रही है। और राकेश टिकैत एंड जो उनके समर्थक लोग हैं वो इस बात पर अड़े हैं कि बस आज ही पुलिस फैसला सुना दे, आज ही अरेस्ट कर ले। एफआईआर में जो भी आरोप लगाए गए हैं उसमें साफ बताया गया है कि यह घटना कब हुई, कहां हुई, कैसे हुई, उस वक्त वहां कौन मौजूद था। इन आरोपों के हिसाब से कुछ तथ्य हैं जो पुलिस को तलाशने होंगे, जिसके बाद ही यह साबित हो पाएगा कि बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोप सही हैं या गलत। कौन से सबूत पुलिस को चाहिए होंगे इस मामले में आपको सुनना चाहिए। जैसे जिस होटल का जिक्र है कि कमरे में बुलाया था, तो पुलिस को उस होटल में जाकर पता करना होगा, रजिस्टर चेक करो, सीसीटीवी चेक करो कि क्या घटना वाले दिन बृजभूषण उस दिन होटल में थे या नहीं थे। जिस टाइम पे बताया जा रहा है उस दिन उस होटल के कमरे में थे या नहीं थे। वो लड़की सीसीटीवी फुटेज में कमरे में जाती दिख रही है या नहीं दिख रही है। बृजभूषण शरण सिंह के मोबाइल की लोकेशन से भी पता लगाया जा सकता है कि उस वक्त उस दिन की उनकी मोबाइल लोकेशन कहां की बता रही है। भाई उस कमरे की, उस जगह की बताएगी तो इसका मतलब वो वहां है। इसके अलावा होटल की सीसीटीवी, एंट्री रिकॉर्ड, ये सभी से भी पता चल सकता है। होटल की सीसीटीवी फुटेज से यह भी पता लगाया जा सकता है कि बृजभूषण शरण सिंह कब, कहां, किधर गए। होटल की लॉबी की सीसीटीवी से यह भी पता लगाया जा पाएगा कि उनके कमरे में कौन अकेला गया था। जो लड़की आरोप लगा रही है वो उसी टाइम पर कमरे में गई अकेली या नहीं, वो सब सीसीटीवी में होगा। अच्छा, इतना ही नहीं, उस लड़की के पास भी अगर मोबाइल रहा होगा तो उस लड़की का भी मोबाइल लोकेशन उस कमरे का दिखाएगा, उस जगह का दिखाएगा। होटल के रेस्टोरेंट में हुई घटना के बारे में भी सीसीटीवी से पता चल सकता है। दूसरी बात, बृजभूषण पीड़िता के नंबर पर फोन करते थे, तो ये तो कॉल रिकॉर्ड से पता चल जाएगा कि करते थे कि नहीं करते थे। इसमें पीड़ित पहलवान की मां की गवाही भी इंपॉर्टेंट होगी, जिसके मोबाइल फोन पर बृजभूषण कथित तौर पर फोन करते थे। मां बताएगी ना, भाई कहा जा रहा है कि अजीब सवाल पूछते थे कि मैं कैसा लगता हूं, तो ये सब बातें मां भी बताएगी, पुलिस जाएगी, पूछेगी या पूछ रही होगी अब तक। तीसरी बात, एफआईआर में यह भी आरोप लगे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह ने ऑफिस में बुलाकर शोषण किया। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे, बाकी के कर्मचारी और पीड़िता के पति के बयान से सब कुछ पता लगाया जा सकता है। चौथी बात, एफआईआर में आरोप लगा कि नाबालिग को इवेंट के दौरान मेडल जीतने पर जबरदस्ती अपनी तरफ खींचा और तस्वीर लेने के बहाने गलत तरीके से छुआ। तो इस इवेंट के दौरान की तस्वीरें भी जरूर होंगी। जो तस्वीरें पीड़िता के साथ खींची गई वो सबूत के तौर पर काम आ सकती। कहा जा रहा है बहुत जोर से पकड़ रखा था, वो तो तस्वीर में, वीडियो में सब आया होगा। इसके अलावा उस वक्त वहां पर कई लोग मौजूद होंगे, उनकी गवाही भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है कि भाई ऐसा हुआ नहीं हुआ। लेकिन कई बार कहा जा रहा है प्रैक्टिस करने के लिए हाथ डाल देते थे टी शर्ट में, चेक करने के लिए कि भाई सांस ठीक है कि नहीं। ऐसा कई लड़कियों ने एफआईआर में लिखाया है। क्या ये किसी के सामने हुआ, नहीं हुआ, सीसीटीवी में आया? तो पुलिस का काम भी इतना आसान नहीं है। कुछ लोग हड़बड़ी में है कि बस आज फांसी दे दी जाए, इतनी सारी चीजों को जोड़ना है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखनी होगी कि ऐसे संवेदनशील मामलों में कोर्ट बहुत सजग रहता है। इन मामलों में पीड़िता का बयान सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद पुलिस की तरफ से जमा किए गए सबूत सबसे अहम होते हैं। अगर पीड़िता जो कह रही है और जो सबूत पुलिस लाती है उससे यह सिद्ध हो जाता है कि घटना के दौरान बृजभूषण वहीं पर मौजूद थे और उसके गवाह भी मौजूद हों
कि भाई हाँ ये आदमी वहां था और हमने देखा था ये लड़की उस कमरे में गई थी, तो ज्यादातर मामलों में कोर्ट पीड़िता के पक्ष में ही फैसला देता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अंदर का कोई वीडियो होना चाहिए कि कमरे में क्या हुआ ये भी पता लगे। नहीं, पीड़िता कह रही है कि वहां गई थी, उसकी लोकेशन वहां दिख जाए, कोई देखा हो कि भाई वहां गई थी, सीसीटीवी फुटेज हो। ऐसे में कई ऐसे मामले रहे हैं जिसमें कोर्ट ने माना है कि इसका मतलब बात सही है, आरोप सही है, क्योंकि कोर्ट मुख्य तौर पर यह देखता है कि कई लड़कियों ने मिलकर एक ही जैसे आरोप एक ही व्यक्ति पर लगाए हैं जो पावरफुल पोजीशन पर है। ऐसे केस में घटना की अगर कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं भी है, कोई चश्मदीद भी नहीं है जिसके सामने ऐसा हुआ हो, तो भी बावजूद इसके कोर्ट इस मामले में पीड़ित के बयान, गवाहों के बयान, परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ फैसला सुनाता रहा है। इसलिए बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो एफआईआर में बातें लिखी गई हैं, उनको लेकर पुलिस की जांच सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसलिए पुलिस अगर इन तथ्यों को लेकर आए, सारी चीजें जुड़ जाएं, तो अपने आप में सब कुछ स्थापित करने के लिए कई वजह हो सकती है, कई चीजें सामने आ सकती है। भाई कहा जा रहा है होटल में हुआ, आजकल किस होटल में सीसीटीवी फुटेज नहीं होता? अब 2018 का है, हो सकता है 2018 का फुटेज सेव हो ना हो, ये एक प्रश्न हो सकता है। लेकिन मोबाइल की लोकेशन, बृजभूषण शरण सिंह का ट्रैक रिकॉर्ड, खिलाड़ियों का ट्रैक रिकॉर्ड, सारी चीजें जो हैं वो देखी जाएंगी। लेकिन इस बीच पुलिस अपना काम कर रही है और इस मामले को कैसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया जाए, उसमें भी कुछ लोग लगे हुए हैं। अक्सर आप सुनते होंगे कि चीन दुनिया की फैक्ट्री है, दुनिया भर की मैन्युफैक्चरिंग चीन में होती है, मतलब सारा सामान ऐसा लगता है जैसे चीन में बन। आईफोन यूज कर रहे हैं तो पीछे लिख रहा है मेड इन चाइना, कोई सामान यूज कर रहे हैं मेड इन चाइना। ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह से चीन पर निर्भर, इसलिए चीन जब चाहे अपने हिसाब से ग्लोबल सप्लाई चेन को प्रभावित कर दे, और अगर ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हुई तो पूरी दुनिया के लिए बहुत परेशानी हो जाएगी। चीन की इसी मोनोपोली को, एकाधिकार को तोड़ने में पीएम मोदी पिछले कई सालों से जुटे हुए। पिछले दिनों पीएम मोदी ने जब जापान का दौरा किया तो सबको लगा कि वो सिर्फ G7 देशों की बैठक में शामिल होने पहुंचे, लेकिन इस दौरे में पीएम मोदी ने चीन की अकड़ और उसके व्यापार को ठप करने का ऐसा रोडमैप तैयार किया जिसकी वजह से 14 देश चीन को घेरने के लिए मेगा डील करने के लिए तैयार हो। 14 देश। और इसके लिए पिछले दिनों अमेरिका के मिशिगन में IPEF, ये ध्यान रखिए शब्द जिसका जिक्र कर रहा हूं, IPEF, जिसका मतलब होता है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ये जो है IPEF, इसके सदस्य देशों की बैठक। इस अलायंस के बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले बताता हूं कि IPEF की बैठक में चीन पर दुनिया की निर्भरता को कम करने के लिए कौन सी मेगा डील पर सहमति बनी। इस बैठक में व्यापार को लेकर चीन पर निर्भरता कम करने के लिए IPEF देशों के बीच सप्लाई चेन एग्रीमेंट बनाने की घोषणा। इस एग्रीमेंट पर मुहर लगने के बाद IPEF देश कच्चे माल की कमी जैसे हालात से निपटने के लिए सप्लाई चेन काउंसिल और क्राइसिस रिस्पांस नेटवर्क तैयार करेंगे, क्योंकि कोरोना संकट के दौरान चीन में सख्त लॉकडाउन की वजह से कच्चे माल की सप्लाई में परेशानी का सामना करना पड़ा था। एग्रीमेंट के तहत IPEF के सदस्य देशों में सप्लायर्स और स्किल्ड मैन पावर का पता लगाने के लिए मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। साथ ही IPEF के सभी सदस्य देश निवेश जुटाने में भी एक दूसरे की मदद करेंगे। भले इस डील पर अमेरिका में हुई मंत्री स्तर की बैठक में सहमति बनी, लेकिन इस बैठक का एजेंडा पीएम मोदी ने जापान दौरे में ही तय कर दिया। 23 मई को टोक्यो में पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन और जापान के पीएम फूमियो किशिदा के साथ मिलकर IPEF के सभी सदस्य देशों के साथ एक इंपॉर्टेंट बैठक की थी। दरअसल चीन पहले ही क्वाड देशों के बीच बढ़ती नजदीकियों से परेशान है। क्वाड का बताया ना आपको, अमेरिका है, इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, तो उससे पहले ही चीन परेशान। अब IPEF यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के 14 देश आपस में व्यापारिक रिश्ते मजबूत कर रहे हैं।
जिसकी वजह से चीन की परेशानी बढ़नी तय है। नक्शे की मदद से चीन की परेशानी की वजह आपको समझाता हूं। अमेरिका के अलावा चीन के आसपास मौजूद देश आईपीएफ के सदस्य देश हैं, जिनमें भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनेई है, फिजी है, इंडोनेशिया है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, मलेशिया है, न्यूजीलैंड है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है और वियतनाम शामिल। अब अगर आप ये सारे देश देखेंगे तो ये सारे देश चीन के आसपास के देश हैं और ये सारे देश भारत पर भरोसा करते हैं, इसलिए भारत के साथ व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी तरफ चीन इस पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहता है ताकि वो अपना व्यापार बिना किसी रोक टोक के कर सके। इसलिए भारत और अमेरिका इस इलाके में चीन की तानाशाही को रोकने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में मौजूद अपने सहयोगी देशों के बीच कारोबारी रिश्ते मजबूत करने में जुटे, जिससे चीन की मुसीबत बढ़नी तय। जिस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के देशों ने मिलकर ग्लोबल ट्रेड में चीन को कमजोर करने के लिए डील की, उसकी अहमियत भी समझिए। आईपीएफ के सदस्य देशों की कुल जीडीपी पूरी दुनिया की कुल जीडीपी का 40% है। मतलब ये 14 देश जो हैं वो मिलकर 40% कंट्रीब्यूट करते हैं दुनिया की जीडीपी में। दुनिया भर में होने वाले व्यापार का 28% इन्हीं देशों के बीच होता है। 14 देशों के बीच हुई डील कैसे चीन की इकोनॉमी को बर्बाद कर सकती है, वो भी सुनिए। दरअसल चीन का ग्लोबल एक्सपोर्ट उसकी कुल जीडीपी का 20%, मतलब जितना देश में पैसा है उसका 20% वो दुनिया को जो सामान भेज रहा है उससे आ रहा है। मतलब 100 रुपया कमा रहा है तो 20 रुपया बाहर जो सामान भेज रहा है उससे आता है। ऐसे में अगर उसके आईपीएफ के एग्रीमेंट की वजह से चीन के एक्सपोर्ट पर मार पड़ी तो चीन की इकोनॉमी की हालत बहुत खराब हो जाएगी, क्योंकि चीन पहले से ही परेशान है, उसकी आर्थिक हालत पहले से ही बिगड़ी हुई है। विदेशी कंपनियां चीन में निवेश करने से कतरा रही हैं। एक सर्वे के मुताबिक चीन में निवेश को लेकर पिछले 12 साल में विदेशी कंपनियों का भरोसा 22% गिर गया है। मतलब कंपनियां चीन पे भरोसा नहीं कर रही। पिछले 5 साल में 100 से ज्यादा कंपनियां चीन छोड़कर जा चुकी हैं। चीन में 16 से 24 साल की उम्र के युवाओं की बेरोजगारी दर 20% के करीब पहुंच चुकी है। चीन का जो डेट रेशियो है, मतलब जो कर्ज ले रखा है, कुल जीडीपी का 3 गुना हो चुका है। मतलब 100 रुपया कमा रहा है तो 300 रुपया का कर्ज है उस पर। युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहा, कंपनियां छोड़ कर जा रही हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने यह प्लान बना लिया कि ये 14 लोग मिलकर इसको और डेंट कर दो 14 देश में। अब बताइए चीन की हालत क्या होगी। चीन को घेरने के लिए 14 देशों को मिलकर डील करने की जरूरत क्यों पड़ी। आप देखिए जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है दुनिया का, निर्यात देखिए, उसमें चीन का शेयर जो है वो 1978 में मात्र 0.8%। मतलब दुनिया में अगर 100 सामान जो है वो अलग अलग देशों से इधर उधर हो रहा था तो एक सामान भी 0.8 है ना भाई, एक सामान भी लगभग, या मान लीजिए एक सामान चीन से होता था निर्यात। 1978 तक चीन ग्लोबल एक्सपोर्ट के मामले में पिछड़े और छोटे देशों की कैटेगरी में आता था। लेकिन 2020 आते आते चीन ने खुद को कहां पहुंचा लिया पता है? करीब 14.7%। यानी अगर 100 सामान एक्सपोर्ट होता है दुनिया में तो उसमें से 15 सामान चीन का बना हुआ होता, और वो एक्सपोर्ट में नंबर 1 हो गया। अब जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर वो प्लान बनाया है जिससे ग्लोबल एक्सपोर्ट में चीन की तेजी से बढ़ती हिस्सेदारी पर नकेल लग पाई। 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद से ही दुनिया में पीएम मोदी ने अकेले दम पर चीन पर नकेल कसना शुरू किया। चीन के प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर अलग अलग तरीके से रोक लगनी शुरू हुई। इसके बाद नियमों में बदलाव किए गए। साथ ही चीन पर निर्भरता कम करने के लिए मेक इन इंडिया के तहत वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया गया, जिसकी वजह से चीन के वर्चस्व वाले टेलीकॉम, कंप्यूटर, मोबाइल, खिलौने और दूसरी कई सेक्टर्स में भारत का प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा है। 2014 से पहले भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की सिर्फ 2 फैक्ट्री, जबकि अब संख्या बढ़कर 200 के पार है। 2018 में भारत में करीब 5 करोड़ 80 लाख मोबाइल फोन तैयार हुए थे,
जिनकी कीमत 18,900 करोड़ रुपए थी। 2022-23 में ये बढ़कर 31 करोड़ मोबाइल फोन हो गए और इनकी कीमत 2,75,000 करोड़ रुपए हो गई। 2018-19 की तुलना में 2022-23 में भारत के टॉय एक्सपोर्ट में, जो खिलौना बाहर भेज रहा था भारत, 172% बढ़ गया। 2018-19 में भारत ने 900 करोड़ रुपए के खिलौने एक्सपोर्ट किए थे। ये 2022-23 में बढ़कर 2,435 करोड़ रुपए हो गए। इसके अलावा आंकड़े बताते हैं कि 2028 तक चीन और अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत दुनिया का सबसे बड़ा कार बाजार बन जाएगा। 2022 में चीन ने करीब 2 करोड़ 68 लाख कार बेची थी, जबकि भारत ने इस दौरान करीब 2 करोड़ 7 लाख कार बेची थी। और जो बार बार हम कहते हैं कि चीन से आयात जो है वो अभी हाल में बढ़ गया, वो इसलिए बढ़ गया क्योंकि पहले हम चीन से सामान आयात करते थे। अब अपने यहां मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स जो है वो इधर उधर से मंगाने पड़ रहे हैं और उसमें से चीन से सस्ता आता है, तो वहां से मंगाकर फिर चीन को ही डैमेज करते हैं। भारत ने 29 मई को एक ऐसा कमाल कर दिया कि एक साथ अमेरिका, चीन और पाकिस्तान जैसे देश घबरा गए। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने श्रीहरिकोटा से GSLV F-12 रॉकेट से नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 को लॉन्च किया। इसका नाम बहुत ध्यान से देखिए, इसको ध्यान में रखिएगा, ये नेविगेशन सैटेलाइट है NVS-01। और ये जो हम आपको तीसरी आंख कह रहे हैं, ये भारत की तीसरी आंख की तरह है। ये भारत की थर्ड आई, भारत की तीसरी आंख। इससे भारत का नेविगेशन सिस्टम और बेहतर और सटीक हो जाएगा। यह सैटेलाइट लॉन्च होने के करीब 20 मिनट बाद 251 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्पेस में जो कक्षा होती है उसमें जाकर यह सेट हो गया। आपको लग रहा होगा कि अरे भाई, इसरो का काम ही सैटेलाइट लॉन्च करना है, तो इसमें क्या अलग बात हो गई। इस सैटेलाइट की सबसे खास बात यह है कि यह सैटेलाइट भारत का स्वदेशी मेक इन इंडिया जीपीएस सिस्टम है। जीपीएस सिस्टम आप मोबाइल में ढूंढते हैं ना भाई कि जीपीएस लगाओ, देखो कौन सी चीज कहां है। यह भारत का अपना जीपीएस सिस्टम है। इसे इसरो ने बनाया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। यह भारत में नेविगेशन सेक्टर में अमेरिका की तानाशाही खत्म कर देगा। पहले इस बात को समझाता हूं कि यह करेगा कैसे, फिर आपको यह बताऊंगा कि करगिल युद्ध से इसका क्या कनेक्शन है। क्योंकि भारत के नए सैटेलाइट का नाम है नाविक। जिस सैटेलाइट की बात कर रहा हूं उसका नाम है NAVIC, नाविक। तो आप कहेंगे ये नाविक तो नदी में होना चाहिए, आसमान में क्या कर रहा है। ये हिंदी वाला नाविक नहीं, ये इंग्लिश वाला नाविक है, जिसका पूरा नाम है नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन। ये है नाविक, NAV नेविगेशन का और I और C इंडियन कॉन्स्टेलेशन। ये सेकंड जनरेशन का 7 सैटेलाइट वाला एक रीजनल नेविगेशन सिस्टम है। थोड़ा इसके बारे में समझिए। सेकंड जनरेशन का 7 सैटेलाइट वाला एक रीजनल नेविगेशन सिस्टम, जिसकी मदद से भारत जो है वो अंतरिक्ष से भारत और इसके आसपास के 1500 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन की सटीक लोकेशन का पता लगा सकता है। मतलब वहां ऊपर से बैठे बैठे इंडिया के आसपास का 1500 किलोमीटर, जैसे आप ये सैटेलाइट देख रहे हैं, एकदम प्रिसाइज बता देगा कहां क्या चीज है। मतलब इंडिया के आसपास पाकिस्तान, चीन, वहां कुछ भी चल रहा है, आप वहीं से देख सकते हैं। इसके अलावा इस सैटेलाइट की मदद से भारत बहुत पैसा भी कमा सकता है, क्योंकि ये सैटेलाइट पोजिशनिंग सर्विस फीचर के साथ, यानी जीपीएस इस्तेमाल करने वाली कंपनियों को नई सुविधा दे सकता है। अभी भारत में ऑनलाइन कैब कंपनी और फूड डिलीवरी कंपनियां अमेरिका का जीपीएस नेविगेशन सिस्टम इस्तेमाल करती, ग्राहकों तक अपनी सर्विसेज पहुंचाती। भाई आप कोई चीज ऑर्डर करते हैं, मान लीजिए आपने खाना ऑर्डर किया, तो आपका लोकेशन मांगता है ना कि भाई आपका लोकेशन बता दीजिए, तो मैं एकदम चेक कर लूंगा कि आप कहां हैं और वहीं पे आ जाता है। अच्छा, ये तो मेरे ही सोसाइटी का नाम आ गया, मेरे घर का एड्रेस आ गया। वो कैसे होता है? वो जीपीएस से होता है। वो जीपीएस किसका है? वो अमेरिका का है। अब हमारा आ गया।
तो पैसा जो है वो अपनी कंपनी को जाएगा, इंडिया में आएगा। कैब बुक करने के बाद भी आप देखते हैं कि कैब कहां तक पहुंची है, खाना ऑर्डर करने के बाद देखते हैं डिलीवरी बॉय कहां पहुंचा है। अब ये सारी कंपनियां भारत का नाविक सैटेलाइट सर्विस जो है वो ले सकती हैं, और वो भी जीपीएस जो अमेरिका वाला है उससे कम दाम पर। इसके अलावा आने वाले समय में आप गूगल मैप्स की जगह अपने स्मार्टफोन पर नाविक को यूज कर पाएंगे। इसरो का कहना है कि यह जीपीएस से भी ज्यादा सटीक तरीके से काम करेगा। सबसे खास बात यह है कि नाविक सैटेलाइट में रुबिडियम एटॉमिक घड़ी लगी। यह एक बहुत एडवांस तकनीक है जो कुछ ही देशों के पास है। इससे लोकेशन की जानकारी बहुत बहुत सटीक मिलती है। आगे बढ़ने से पहले आपको यह बताना जरूरी है कि नाविक को तैयार करने के पीछे की प्रेरणा भारत को कैसे मिली। ये जो तीसरी आंख हमारी है, जो ऊपर से सब देखेगी और पाकिस्तान चीन को जरूरत पड़ने पे भस्म करने में मदद भी करेगी, वो बनाने की बात कहां से आई? उसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसके पीछे 1999 में जो करगिल का युद्ध हुआ था उसका बड़ा रोल है। 1999 में जब भारत को यह पता चला कि पाकिस्तानी घुसपैठिए करगिल की ऊंची पहाड़ियों में बंकर बनाकर कब्जा करके बैठे, तब भारत ने अमेरिका से घुसपैठियों की लोकेशन पता करने के लिए जीपीएस नेविगेशन की मदद मांगी। इंडिया के पास था नहीं, तो अमेरिका से कहा कि यार थोड़ा मदद करो, बताओ कहां कहां बैठे हैं। अच्छा, तब आज वाला इंडिया नहीं था, अमेरिका ने मना कर दिया, नहीं हम नहीं बताएंगे। भारत को लगा तो इधर, लेकिन भारत ने कहा कि ठीक है हम अपना नेविगेशन सिस्टम बनाएंगे और तुमसे अच्छा बनाएंगे। साल 2013 में भारत ने नेविगेशन सीरीज का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया, और आज वो दिन आ गया जब अमेरिका को टक्कर देने भारत ने अपना नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम नाविक बना लिया। 1998 में जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब भारत के पोखरण परमाणु परीक्षण के दौरान अमेरिका के इसी जीपीएस सिस्टम से भारत पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन भारत ने अमेरिका को चकमा देकर परमाणु परीक्षण कर लिया। कमाल की बात यह कि भारत का नाविक सैटेलाइट अमेरिका के जीपीएस से ज्यादा सटीक होगा, इसलिए अब अमेरिका के नेविगेशन ग्राहक भारत से जुड़ सकते हैं। भाई, जब नाविक की सुविधा सटीक और सस्ते में मिलेगी तो कोई जीपीएस को पैसा क्यों देगा? आज अमेरिका को भारत के नए सैटेलाइट से टेंशन क्यों हो रही है, यह भी समझा देता हूं। इसके लिए आपको भारत के नाविक और अमेरिका के जीपीएस के बीच का अंतर समझना होगा। सैटेलाइट की सटीकता जीपीएस की 60 to 70% है, नाविक की 90 to 95%। जीपीएस की रेंज 20 मीटर तक की है, नाविक की 5 मीटर तक की रेंज का सटीक बता सकता है। सर्विस की कीमत, जीपीएस महंगा है, नाविक जीपीएस से सस्ता है। अब सोचिए अगर 1999 में अमेरिका ने भारत की मदद कर दी होती तो शायद भारत इतना शानदार नेविगेशन सिस्टम तैयार नहीं करता। कई बार बुरा वक्त भी बहुत कुछ अच्छा सबक देकर जाता है। भारत में घुसपैठ करने वालों को यह सैटेलाइट कैसे पकड़ेगा वो भी सुन लीजिए। अंतरिक्ष में करीब 251 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूमता हुआ नाविक जब भारत के बॉर्डर इलाकों पर नजर रखेगा, यह सैटेलाइट 2 माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बैंड पर ओपन सिग्नल देगा। पूरी तरह ऑपरेशनल होने के बाद नाविक के ओपन सिग्नल 5 मीटर तक एक्यूरेट पोजीशन बता देगी, जबकि अभी जीपीएस सिग्नल करीब 20 मीटर तक एक्यूट पोजीशन बताता है। मतलब अगर आप यहां खड़े हैं तो उसके 20 मीटर दूरी तक का अंदाजा लगाता है कि आप यहां हो सकते हैं। अपना नाविक 5 मीटर तक का बता देगा कि यहां पर है तो यहीं पर है। इसके अलावा नाविक के सिग्नल 90 डिग्री के एंगल पर आते हैं। इससे घने इलाकों, जंगलों और पहाड़ों में मौजूद डिवाइस या व्यक्ति तक आसानी से सिग्नल पहुंचता है, जिससे कश्मीर जैसे बॉर्डर इलाकों में दुश्मन का काम तमाम किया जा सकता है। अगर एलएसी पर चीन कोई हरकत करेगा तो भारत का सैटेलाइट पहले ही बता देगा। तो अपना नाविक जो है दुश्मन की नैया डुबोएगा।